नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी की है और इस विज्ञप्ति के जारी करने के साथ परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और वो कैसे प्रिपेयर हों इस बात करने के लिए आज हमारे साथ उत्तम सिंह एकेडमी के संचालक उत्तम सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले तो विंध्या टाइम्स के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जो MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति जारी होने से लेकर परिणाम आने तक की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे इसमें चयन होता है, ये सब बताएं हमें आप। जी, यह एक लंबी प्रक्रिया जिसको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। जो पहला चरण है वो प्रारंभिक परीक्षा या PT या प्रीलिम्स कह सकते हैं हम। यह एक प्रकार की छँटनी परीक्षा होती है जिसमें हम ये कहेंगे कि योग्य में से योग्य का चयन किया जाना होता है। दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है जिसको हम मेंस कहते हैं और वास्तव में वही मुख्य परीक्षा है जो कि लिखित होती है। तीसरा जो चरण होता है वो हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण का होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इनके लिए मार्किंग भी डिसाइड की गई है। जैसे जो प्रीलिम्स होंगे उसमें 2 पेपर होंगे, एक GS का होगा, एक CSET का होगा। जो मुख्य परीक्षा है वो 1400 अंक का होता है और इंटरव्यू 175 अंक का होता है। कुल मिलाकर के वही मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स ही तय करेंगे कि आपका चयन जो है किस पद पर होने वाला है। लेकिन इन दोनों चरण तक पहुँचने के लिए आपको प्रारंभिक चरण से गुजरना होगा जो कि एक महत्वपूर्ण चरण है। जी बिल्कुल। सर, CSET की इसमें क्या भूमिका होती है? क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के साथ वन आयोग की भी परीक्षा इसमें संचालित होती है, तो इसमें CSET की क्या भूमिका होती है? जी, विगत वर्षों से क्या हो रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य वन सेवा दोनों की प्रारंभिक परीक्षाओं को एक साथ आयोजित कराया जा रहा है। इसमें 2 पेपर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है CSET का है। जहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए योग्यता जो है वो किसी भी स्ट्रीम का छात्र भाग ले सकता है, लेकिन राज्य वन सेवा के लिए उसको साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आप दोनों परीक्षाओं में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की बात करें तो उसमें CSET जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 40% चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स चाहिए। तो CSET की भूमिका लगभग वहाँ पर सीमित हो जाती है। लेकिन जहाँ हम वन सेवा की बात करते हैं तो वहाँ पर CSET और GS दोनों को मिला करके मेरिट तैयार किया जाता है और वहाँ पर CSET की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं छात्रों से यही कहूँगा कि वो GS को जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही वो महत्व CSET को भी दें, क्योंकि फॉरेस्ट सेवा का जो रास्ता है कहीं ना कहीं वो CSET से होकर के ही गुजरता है। ठीक है सर, इस बार राज्य लोक सेवा आयोग ने सिलेबस चेंज किया है, बदलाव किया है। इसमें नए छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आयोगों को जोड़ा गया है इसमें। पहले ST/SC एक्ट और कुछ एक्ट आते थे जिनको डिलीट किया गया है, तो इसमें नए छात्रों को किस तरह फ़ायदा मिलेगा? जी, जनवरी 2020 में जब नया सिलेबस लाया गया तो ये कहा जा रहा था कि PSC ने अपना सिलेबस चेंज किया। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैंने ये देखा कि उसने सिलेबस को ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया है, थोड़ा सा लॉजिकल भी कह सकते हैं। जैसे पहले प्रीलिम्स में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती थी कि अगर हम कोई टॉपिक दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमको पढ़ना होगा। इस बार के सिलेबस उसने क्या किया कि सारी चीज़ों को उसने सिस्टमेटिकली बता दिया है कि आपको इस टॉपिक में ये बातें या ये पॉइंट आपको पढ़ने होंगे। 2 अंतर हम पा रहे हैं कि 2019 तक का जो सिलेबस था और अब जो नया सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए उसमें डिफरेंस कहाँ पे है। तो बाकी जो कोर सब्जेक्ट स्टैटिक GS वाला सेक्शन था वो लगभग वही है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो 3 एक्ट थे उन 3 एक्ट की जगह पे 15 आयोग शामिल किए गए हैं और उसके बाद आदि भी लिखा गया, मतलब उनसे मिलते जुलते बाकी आयोग के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे तीनों जो एक्ट हटाए गए हैं उनके जो आयोग थे, जैसे मानवाधिकार जो एक्ट था उसका जो आयोग था वो अभी सिलेबस में है। अनुसूचित जाति जनजाति जो एक्ट एट्रोसिटी एक्ट हटाया गया उसके आयोग भी अभी है। तो इस तरह से आप ये देखें कि उन तीनों एक्ट का एक हिस्सा, आयोग वाला हिस्सा अभी भी हमारे सिलेबस में बना हुआ है। अगर हम बाकी आयोग की बात करते हैं तो पहले भी हम उनको पॉलिटी में पढ़ते थे, लेकिन पॉलिटी में हम उनको ये मानकर नहीं पढ़ते थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन अब उसने ये कर दिया है कि अब क्वेश्चन हम देंगे और उसको एक यूनिट में उसने रख दिया है। तो जैसे आयोग हैं सर, तो जो एक्ट थे क्या वही चीज़ें आयोग में भी रहेंगी? नहीं, उस एक्ट का वो चैप्टर या वो कह लीजिए सेक्शन जहाँ पे उन आयोग का प्रोविज़न किया गया था सिर्फ उतना अब हमारे लिए महत्वपूर्ण रह गया है, ना कि उसकी पूरी जो पहले तीनों एक्ट थे उनके पूरे सेक्शन या पूरी धाराएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसका सिर्फ वही अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पे आयोग का प्रोविज़न किया गया है।
जैसे राज्य लोक सेवा आयोग ने बताया कि 11 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी प्रीलिम्स की, क्योंकि समय कम है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं। नए सिलेबस में जैसा आपने बताया कि 10 बिंदु उसने बताए हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो उसे कैसे इस कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे सर छात्र? जी, तो सबसे पहले तो जैसे जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसका अप्रोच यह होता है कि हम मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के तैयारी शुरू करें। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आयोग के द्वारा दे दिया जाता है, तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए और हमको पूरी तरह से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा सीरियसली, वो 28 दिसंबर के बाद से वो अपने आप को प्रीलिम्स के लिए शिफ्ट कर चुका होगा। अब उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो उसको डेली, भले उसको पता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन जब भी वो पढ़ाई शुरू करे तो सबसे पहले सिलेबस को ही देखे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाई करनी चाहिए। सिलेबस से ना तो इधर और ना ही उधर, पूरी तरह से किस पर फोकस होना चाहिए? सिलेबस पर। फिर उस सिलेबस में देखें कि सिलेबस में है क्या क्या। तो आप उसमें पाएंगे कि जो 10 यूनिट हैं, तो आप औसतन ये भी कह सकते हैं कि जैसे 100 प्रश्न जीएस के आने हैं, तो औसत ये निकलता है कि हर यूनिट से 10 प्रश्न आने चाहिए। बिल्कुल। और मेंस में जिस तरह से इस बार मार्किंग किया हुआ है कि लगभग जीएस का जो सेक्शन है उसमें से हर यूनिट से 30 नंबर आना है, तो एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि हर यूनिट से 10 प्रश्न आने चाहिए जी। अब उनमें से देखेंगे कि 10 यूनिट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मध्य प्रदेश का हो जाता है। जैसे पहली जो यूनिट है मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति और साहित्य हो गई। फिर एक यूनिट है मध्य प्रदेश का अलग से भूगोल का, फिर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का, और जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं और करंट अफेयर्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसको ये कह लीजिए 3 यूनिट जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की हैं। तो आप एक औसत भी देखिए तो 30 नंबर, 30 प्रश्न कह लीजिए, वो मिनिमम है या पहले से डिसाइडेड है जो कि एमपी से आना ही आना है। तो सबसे पहला मूल मंत्र तो यही है कि आप एमपी जीके पर फोकस करिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और साहित्य वाला पोर्शन हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, और चाहे मध्य प्रदेश की भौगोलिक व्यवस्था हो, इन पर फोकस करना होगा। फिर बाकी जो दूसरे पोर्शन है उसके लिए कोई भी बुक, जैसे सामान्य जो किताब सब बच्चे पढ़ते हैं रिवीजन के लिए, जैसे लूसेंट आती है, उसको फोकस करना होगा। और ये जो आपने कहा ना, समय चूँकि सीमित है तो हमको सोर्स भी सीमित करना पड़ेगा। आप पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इन कम समय के लिए हमारे लिए कौन सी किताब या कौन सा सोर्स ज़्यादा प्रभावी रहेगा। बिल्कुल। सर ने बताया कि मध्य प्रदेश की भूमिका थोड़ा सा बढ़ गई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सर, मध्य प्रदेश की भूमिका बढ़ने से मध्य प्रदेश के छात्रों को क्या लाभ होगा? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाहरी छात्र आ जाते हैं, तो इसमें यहाँ के छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? तो अगर मध्य प्रदेश के छात्र नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे राज्य के छात्रों को हमेशा से फ़ायदा होता रहेगा। समस्या यही है कि हम जैसे अगर आप जो 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप देखेंगे कि हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन से ही कई बच्चे हैं जो बाहर हुए होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास के हमने प्रश्न गलत कर लिए हैं, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा अदर स्टेट के बच्चे ने उनको सही कर लिया। तो अगर सरकार ये भी कर दे कि हम पूरे के पूरे 100 प्रश्न एमपी जीके के ही देंगे, तो इसकी गारंटी मध्य प्रदेश का छात्र क्या लेगा कि हाँ हम उस 100 में से 90 प्रश्न सही करके आएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सिलेबस कोई भी हो सभी के लिए एक समान होगा, कोई भी उसमें कंटेंट कोई भी टॉपिक रखे जाएं। अगर हम एक सही रणनीति अप्रोच रखकर तैयारी नहीं करेंगे तो चाहे हम मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम सही रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो हम किसी भी स्टेट के हों, हमारा चयन जरूर होगा। बिल्कुल। सर, प्री होने के बाद कई बार छात्रों का मेंस में रुक जाते हैं इंटरव्यू में, तो मेंस में आंसर राइटिंग की क्या भूमिका होती है उनके चयन में? जी, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो जैसे अगर हम बिंद क्षेत्र में मैंने जो अनुभव किया तो उसके मन में एक ये धारणा है कि पहले प्री निकाल लें फिर हम मेंस की तैयारी करें, जबकि होना क्या चाहिए, उसको शुरुआत जो है मेन से करना चाहिए। और कुल मिलाकर के जो पीएससी है वो आंसर राइटिंग उत्तर लेखन का है। प्रीलिम्स की तैयारी आप 2 से 3 महीने में कर सकते हैं। जैसे अभी जो नोटिफिकेशन आया है और 11 अप्रैल को एग्जाम होगा, तो उसके लिए पर्याप्त समय, अगर आपने इसके पहले भी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की हुई है तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 5 से 6 घंटे भी घर में पढ़ेंगे तो ऐसा ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, बस सिलेबस की बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे साइंस टेक वाले पोर्शन को आपको अच्छे से समझना है, उसमें बहुत कुछ नए टॉपिक जोड़ दिया है। IT वाला जो पोर्शन है उसमें रोबोटिक्स, AI वगैरह सब कुछ जोड़ दिया है, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सिलेबस में जो कोई चेंजेस होता है उसको हमको पहले फोकस करना पड़ता है कि जो कुछ नया हो रहा है इसका मतलब यहाँ से निश्चित हो जाता है कि वहाँ से प्रश्न आना है।
तो ये प्रीलिम्स के दौर की बात हो गई। लेकिन अगर आपने पहले से लक्ष्य कर रखा है कि हमको पीएससी निकालना है, तो आपको आंसर राइटिंग इसके पहले से करनी होती है कि नोटिफिकेशन आए उसके पहले आपने उत्तर लेखन की तैयारी कर रखी है, आप मेंस के जो बेसिक्स हैं उनको आपने सीख रखा है, और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद आप सिर्फ टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस करें। तो सर अगर कम समय में मैं कहूँ तो जितने भी विषय हैं उनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको हम पढ़ें और नए छात्र जो आएँ वो सिलेक्शन पा सकें? जी, जैसे पहले हम ये कह सकते थे कि इसके पहले का जो सिलेबस था कि लगभग 8 से 9 क्वेश्चन एक्ट से बन जाते थे, कंप्यूटर, और किसी न किसी तरह से हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ जाती थी। लेकिन अब इस बार जो सिलेबस उसने डिज़ाइन किया है, और अगर हम मेंस के पैटर्न को भी ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि सभी यूनिट को वो उस बराबर इंपॉर्टेंस देने वाला है। तो अगर 10 चैप्टर हैं, 10 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, तो आपको 10 को बराबर समय देना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि औसतन मान के चलिए हर यूनिट से 10 प्रश्न आने वाले हैं। कई बार पेपर वन साइडेड हो जाता है, जैसे पिछली बार मध्य प्रदेश के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर जो है मध्य प्रदेश के इतिहास से ही इस बार भी बनने वाला है। तो आपको बैलेंस अप्रोच रख करके तैयारी करनी पड़ेगी और सभी यूनिट को बराबर महत्व देना पड़ेगा और उनके एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खेल की अक्सर जिक्र होता है कि खेल 2017 पीएससी में भी खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए, और इस बार जो सिलेबस में है वो खेल का अलग से जिक्र किया गया है। इसमें क्या भूमिका होगी? जो स्पोर्ट वाला सेक्शन था इसके पहले भी आता था, 19 तक भी था। अब जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसमें स्पोर्ट को उसने करंट के साथ भी उसने जोड़ दिया है। तो उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि जो खेल की प्रमुख संस्थाएं हैं, जो पुरस्कार सम्मान उसके दिए जाते हैं उसको पढ़िए, और जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनको पढ़िए। तो मतलब खेल की एक जो सामान्य अवधारणा है, शब्दावलियाँ हैं, उनसे जुड़े हुए जैसे खिलाड़ी वगैरह हैं वो तो पता ही होना चाहिए। और विगत कह लीजिए 12 से 18 महीने में अगर ऐसी कोई स्पर्धा आयोजित की गई हैं जिनमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया हो वो तो हमको, और खिलाड़ी ने किया हो वो हमको पता होना चाहिए। तो चूँकि सबसे महत्वपूर्ण घटना में खेल को ही आप ले सकते हैं, इसलिए खेल को ज़्यादा करंट अफेयर्स के रूप में महत्व दे रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। आप एक कोचिंग संचालक हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि छात्र आते होंगे, क्योंकि छात्रों के मन में सपने तो बुनते हैं लेकिन मन अटक जाता है। कई बार आपके साथ भी होता होगा कि छात्र आते होंगे जिनको विषय वस्तु के बारे में कम जानकारी होती है, और लेकिन जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ और आते हैं, उनके मन में सपने होते हैं कि हम भी चयनित हों, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? उनके लिए यही है कि जैसे उन्होंने जहाँ भी ज्वाइन किया, हमारे यहाँ या फिर कहीं भी किसी भी संस्थान में, तो अगर वो सिर्फ ये धारणा रखते कि जो वो बता रहे हैं सामने, जिनके पास हम गए हैं, भरोसे में गए हैं, अगर उनके मार्गदर्शन को हम ध्यान में रख के आगे बढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि उतना भटकाव होता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि उनको फिर जो भी मिलता है, और जो भी जैसे कि कोई 4 साल तैयारी किया है, पान की गुमटी में खड़े हुए वहीं पर ज्ञान मिलने लगा, वो उस ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देते हैं, और जो जहाँ से उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए था उस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा भटकाव शुरू हो जाता है। और फिर वो खुद जब कई बार गलतियाँ करते हैं तब चीज़ों को फिर वो सीख पाते हैं कि नहीं, गलत हमसे यहाँ पे हुआ था। तो उनको यही कहूँगा कि जिस पर भी आपको भरोसा हो कि हाँ इनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जाए, जो भी टिप्स दिया जाए, उनको छात्रों को उन्हीं पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अंतिम संदेश क्या होगा आपका? अच्छा, प्रीलिम्स के लिए? जी बिल्कुल। बस यही है कि सोर्स कम कर दें। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की ही बात है तो उसमें आपने प्राचीन, मध्य और आधुनिक के अलग अलग राइटर की किताब रख ली। मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है। आप उसके लिए कोई भी एक सामान्य किताब रखिए, जैसे लुसेंट जी के है, हाँ उसके लिए फिर आप जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसके लिए कोई भी अच्छी सी ऑब्जेक्टिव किताब जरूर सॉल्व करिए। कोई भी एक टॉपिक, जैसे आपने प्राचीन भारत में कोई एक सेक्शन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसी से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। फिर आपने एमपीजीके में भी उस आपने जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा, उससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। और इसी तरह से हर यूनिट में आपको करना होगा कि एक अच्छे सोर्स से उस टॉपिक को पढ़ना होगा और उसके प्रैक्टिस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उत्तम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कम समय में हम कैसे प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत करने की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।